गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी, उसका कॉपी वर्क पढ़ेंगे। इनका हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। इनके शब्दार्थ है, यहाँ पे बच्चों को चित्र बनाना है जो बच्चे स्वयं बनाएंगे बुक से देख करके। यहाँ पे हाजिर का अर्थ होता है उपस्थित, वयोवृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ी या पुरानी, विश्वसनीय का होता है विश्वास पात्र, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। निमित्त यानी किसी साधनभूत कारण, किसी साधन के लिए अपन कार्य करते हैं उसको साधनभूत कारण बोलते हैं। क्षीण यानी होता है कमजोर, प्राणांत प्राणों का अंत होना। यहाँ पे प्राण प्लस अंत संधि करेंगे, प्राण प्लस अंत होगा, प्राणों का अंत होना। इत्तेफाक यानी होता है अचानक, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। ज्योति यानी रोशनी होती है, दुर्लभ कमजोर। उत्सर्ग त्यागना या बलिदान, उत्सर्ग का अर्थ होता है त्यागना या बलिदान। प्रयाण यानी यात्रा या सफ़र। इत्मीनान भरोसा, विश्वास। दुर्व्यवस्थाओं बुरी व्यवस्था। यहाँ पे शब्दार्थ से वाक्यों का निर्माण है जो बच्चे स्वयं करेंगे। इसमें है जीर्ण, क्षीण, ज्योति, प्रयाण, विश्वसनीय, हाजिर, दुर्लभ, जो बच्चों को स्वयं को इससे वाक्य बनाने हैं। अब है पहला क्वेश्चन है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। यहाँ पे लेखक हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। यानी एक टायर के लिए वह अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की, अर्थ यानी होता है पैसे के मोह की, मोह लालच के लिए की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। यानी पैसों की वजह से वो थोड़े से पैसों के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगा रहा था, जिसे देखकर लेखक हतभ्रम हो गया और उसके प्रति उनके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता। लेखक तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी इतना आत्म बलिदानी व्यक्ति एक टायर के लिए अगर आत्म बलिदान दे सकता है, अपनी आत्मा का बलिदान कर सकता है, तो इसे किसी बड़े क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। तो ये जो इनकी जान है किसी काम में तो आए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी और बस को डाकिन भी बताया था। लोगों ने लेखक को इसलिए सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की संभावना कम है, क्योंकि बस इतनी टूट चुकी थी, इतनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी कि उसका ठीक होने का भरोसा नहीं था। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह लग रही थी। यानी वह जो जहाँ पे अगर बस ख़राब हो गई और उस परिदृश्य को देखकर, रात के दृश्य को देखकर कहीं पर भी बस डाकिन बन जाए, इसका पता नहीं था। इसीलिए उसे शाम वाली बस में यात्रा करना अच्छा नहीं बताया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी थी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। पूरे यानी बस इतनी आवाज़ कर रही थी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई। बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का
आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गए। यानी ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था, टूटी फूटी अवस्था में होने के बाद में भी वह बस चल जाएगी, ऐसा सुनकर लेखक हैरान हो गए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था, यह उस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था। जर्जर का अवस्था होता है टूटी फूटी अवस्था। स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि बस इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ का अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी टकरा सकती है और उस पेड़ के टकरा करके अपनी जान जा सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। यानी ये आपके जो चैप्टर है उससे बाहर का क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता, असहयोग का अर्थ होता है यहाँ पे उपसर्ग है, और सहयोग यानी नहीं सहयोग करना, अंग्रेजी सरकार के सहयोग नहीं करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। यानी हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। यानी उनकी जो गवर्नमेंट्स अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, जनता की इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि उनको दाल रोटी ही खाते थे, नमक और रोटी मिलती थी, तो नमक पे भी इतना टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज़ होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा। यानी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च, यहाँ पे नमक का गांधी जी अपने जो भारत में नमक बनाने लग गए थे और उसको दांडी मार्च की यात्रा करके वहाँ पे पहला अपने भारत में नमक बना था और उसको तोड़ दिया था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार थी, अंग्रेज़ों का जो सरकारों का आदेश का पालन न करने के लिए किया गया था, इससे अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र कराने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह है खटरा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही है थी। यानी जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने भी अपने विनयपूर्वक विनम्रतापूर्वक उनके सामने संघर्ष करते रहे और कहते रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। जैसे वह बस चल रही थी, वह भी अपनी खटारा हो चुकी थी, वह बस जर्जर अवस्था में हो चुकी थी, उसके बाद भी वह विनयपूर्वक चल रही थी। उसी का वर्णन किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में शब्द है फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है, जो कि फर्स्ट संख्या, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी, किसी आदमी की विशेषता महान है, यह गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे विशेषण के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे 4, 8, 10 इस चैप्टर में संख्यावाचक विशेषण है और गुणवाचक चांदनी रात, समझदार आदमी आदि गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण होता है, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और गुणवाचक विशेषण होता है
जो व्यक्ति की गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, दिशा आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे चांदनी रात, समझदार आदमी आदि गुणवाचक है और संख्यावाचक 4, 8, 10 गुणवाचक विशेषण है। थैंक यू।